Mohan Bharadwaj. I'm your educator on YouTube channel Study Cell. Today we have topic of 12th class biomolecules. Starting with it, क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुए हैं और इन बायोमोलिक्यूल्स का हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे हो सकते हैं? जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है हमारी बॉडी में, या फिर हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, और भी जितने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, सभी के अंदर कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है। और बायोमोलिक्यूल्स के अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है बायोमोलिक्यूल्स के। बायोमोलिक्यूल एक सिंपल मोलिक्यूल ना होके एक मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ऐसे मोलिक्यूल्स जिनका जो मोलिकुलर मास होता है वो आपका 1000 से लेके 10,000 तक भी हो सकता है। ऐसे मोलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास वो एग्जाम्पल है किसका? मैक्रोमोलिक्यूल का। जो हमारे पास प्रोटीन्स है वो एग्जांपल किसका? हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल का। और वो सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी होती है बॉडी की। और कार्बोहाइड्रेट्स आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते भी हैं। आप जैसे पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं घर पे, जो हमारे डाइट के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अब स्टार्टिंग करते हैं हम अपने चैप्टर की। सीबीएसई ने हमारे कैरिकुलम में डाला है इस बार बायोमोलिक्यूल्स, जिसकी वेटेज कितनी रह सकती है? 3 to 4 मार्क्स रह सकती है। कितनी वेटेज रह सकती है? 3 to 4 मार्क्स इसकी वेटेज हमारे पास रह सकती है। स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? इसके नाम से ही पता चलता है हमें किससे बना हुआ है? कार्बन हाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स। तो मैं इसका फॉर्मूला बोल सकता हूं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का? जनरल फॉर्मूला है CH H2O Y। यहाँ X और Y क्या हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। X और Y क्या होते हैं हमारे पास? न्यूमेरिक वैल्यूज। X क्या काम करता है हमारे पास? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड Y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ये जनरल फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमने लोअर क्लासेस के अंदर भी रीड किया हुआ है। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे पास? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ऑप्टिकली एक्टिव बोला गया है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं अगर हम बात करें? जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट होती है, अगर उसमें किसी तरह की रोटेशन कर दें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। और जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, वो हमारे पास क्या होता है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है पोलैरिमीटर। क्या होता है? पोलैरिमीटर is an instrument which is used to check the compound is optically active or optically inactive and how much it is optical active। और पोलैरिमीटर क्या डिटेक्ट करता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी को आपका कैलकुलेट करता है कि वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहां तक तो हमें समझ में आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास क्या है? कंपाउंड्स है। वर्ड यूज हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या वर्ड यूज हुआ है? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है हमारे पास? पॉली मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। क्या होता है पॉली मतलब? बहुत ज्यादा। और हाइड्रोक्सी क्या होता है? हाइड्रोक्सी यहाँ पर ग्रुप है। हाइड्रोक्सी क्या है यहाँ पर? ग्रुप। किस ग्रुप के लिए लगाया गया है? OH ग्रुप को क्या बोला जाता है? जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसको हाइड्रोक्सी वर्ड से डिनोट किया जाता है नोमेनक्लेचर में। और उसके बाद क्या लिखा है? एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। यानी कि जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे उनको क्या बोला? पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो, अगर अदरवाइज क्या होगा हमारे पास? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब क्या होगा? जो कीटोन्स ग्रुप है वो हमारा क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। या फिर हमने बोला है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऐसे
कंपाउंड्स होते हैं जो क्या देते हैं, इस टाइप की यूनिट्स देते हैं। किस टाइप की यूनिट्स देते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब उनको क्या करते हैं हम? हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी कंपाउंड को पानी के अंदर डाल देना। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स के डे टू डे लाइफ में जिनको हम इस्तेमाल भी करते हैं या फिर हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, है ना, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। ठीक है, जो हमारे पास ग्लूकोज है, क्या है हमारे पास, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ये क्या हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स है। क्या है हमारे पास? सिंपल मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या कह सकते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकते, यानी कि इनका जो मास है वो इतना नहीं है। 10,000 की बात कर ले या फिर हम थाउजेंड्स तक की बात कर ले, इनका मास क्या है? नॉर्मली रेंज तक है कितना? 200, 500 ऐसे रेंज का है। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है? स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये क्या है हमारे पास? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। इनकी मास की बात करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 10,000 तक मिल जाएगा, 20,000 तक हमें क्या मिलेगा? इनका मोलिकुलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स का और कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब अपने बीच में बात लिखी है यहाँ पर कि यूनिट्स मिलती है जब हम हाइड्रोलिसिस पर भेजते हैं। इस बात का मतलब क्या है? देखिए, अगर हमारे पास क्या है? स्टार्च है। क्या हमारे पास स्टार्च है, और स्टार्च को अगर मैं क्या कर देता हूँ? पानी के अंदर डाल देता हूँ। स्टार्च को किस में डालता हूँ? पानी के अंदर डाल देता हूँ, तो मेरे को क्या मिलती है? ग्लूकोज की यूनिट मिलती है। कितनी ग्लूकोज की मिलती है? n टाइम्स मिलती है। n की वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास? 500 to 700 हो सकती है। तो सिंपल यूनिट मिल गई हमें। क्या मिल गई? सिंपल यूनिट मिल गई कॉम्प्लेक्स यूनिट से। तो ऐसे ही हमने क्या बोला है? यहाँ बोला है कि ऐसी यूनिट्स मिल जाती है हमें जब हम क्या करते हैं, किसी जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे पास उनको हाइड्रोलिसिस पर भेजते हैं, तो हमें क्या मिलती है? ऐसी यूनिट्स मिलती है जो ऑप्टिकली एक्टिव आती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है हमारे पास? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको हमने क्या कर रखा है? क्लासिफाई कर रखा है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर रखा है? हमने क्लासिफाई कर रखा है। कैसे क्लासिफाई किया है? डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोलिसिस। कैसे क्लासिफाई किया है? डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब अभी आपको सिखा दिया। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या था? हम क्या करते हैं? किसी कंपाउंड को किसमें डालते हैं? पानी में डालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया है 3 तरीके से। फर्स्ट वन इज योर मोनोसैकेराइड। फर्स्ट वन को क्या बोला है हमने? मोनोसैकेराइड बोला है। सेकंड वन इज योर ओलिगोसैकेराइड। सेकंड वन इज योर ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन इज योर पॉलीसैकेराइड। थर्ड वन इज योर पॉलीसैकेराइड। अब इनको हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप यहाँ सीखना है। क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स, क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स और क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की बात कर लेते हैं पहले। किसकी बात करते हैं? मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको अगर पानी में डालें, जिनको अगर क्या करते हैं हम? पानी में डालते हैं, तो वो क्या होते हैं? सिंपलर यूनिट्स में नहीं टूटते। सिंपलर यूनिट्स में नहीं टूटते। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हमने मोनोसैकेराइड बोला है, यानी कि वो पहले से ही क्या है? सिंपल यूनिट में। हमको हम फर्दर और क्या कर सकते हैं? छोटे हिस्सों में नहीं डिवाइड कर सकते। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे पास मोनोसैकेराइड्स के? एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल है किसके? मोनोसैकेराइड्स के। अब बात करते हैं हम किसकी? ओलिगोसैकेराइड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स कैसे होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको अगर पानी में डालें, जिनको अगर क्या करें? पानी में डालें, तो आपको 2 to 10 यूनिट्स दे सकते हैं। इसकी सिंपलर यूनिट्स क्या देते हैं? सिंपलर यूनिट्स आपको मिल जाती है।
जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास, यहाँ कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर सुक्रोज, क्या ले लेते हैं, सुक्रोज हमारे पास क्या है यहाँ पर एग्जांपल है, जो आपको क्या करता है 2 यूनिट देता है। किसकी 2 यूनिट देता है, एक तो देता है फ्रक्टोज की और एक देता है ग्लूकोज की, ठीक है। और सुक्रोज को ही हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, है ना, केन शुगर के नाम से भी सुक्रोज को जाना जाता है। उसके बाद और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड के, हमारे पास एग्जांपल है माल्टोज, क्या है हमारे पास एग्जांपल, माल्टोज बेस का एग्जांपल है। अगर माल्टोज को अगर आप पानी में डालते हो तो हमें क्या मिल जाएंगे, 2 यूनिट मिल जाएंगी, किसकी, ग्लूकोज की, किसकी मिलेंगी, ग्लूकोज की 2 यूनिट मिलेंगे। और भी एग्जांपल है हमारे पास किसके, ओलिगोसैकेराइड के, लैक्टोज, क्या है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, लैक्टोज भी इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। और लैक्टोज को क्या बोला जाता है, मिल्क शुगर भी बोला जाता है ना। और अगर इसको हाइड्रोलाइसिस में भेजेंगे लैक्टोज को तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल मिलता है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स अगर पानी में डाल रहे हैं तो जो सिंपलर यूनिट हमें मिल रही है मोनोसैकेराइड की, वो सेम भी हो सकती है और वो डिफरेंट भी हो सकती है। सेम का एग्जांपल तो अभी आपने देखा है ना, सेम का एग्जांपल कौन सा था हमारे पास, माल्टोज था। माल्टोज को जैसे ही हमने पानी के अंदर डाला तो हमें सेम मोनोसैकेराइड की यूनिट मिली, कौन सी थी वो सेम यूनिट हमारे पास, ग्लूकोज की थी। दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही मिले हमें यहाँ पर। लेकिन जैसे हम इसकी बात करते हैं, सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज में क्या मिलता है हमें, 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलती है, दोनों अलग अलग है, एक फ्रुक्टोज है और दूसरा क्या हमारे पास ग्लूकोज है। और नेक्स्ट लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में क्या होता है हमारे पास, जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं लैक्टोज की, तो लैक्टोज में भी हमें क्या मिलता है, एक तो ग्लूकोज मिलता है और दूसरा हमें क्या मिलता है, दूसरा हमें मिलता है गैलेक्टोज। दूसरा कौन सा मिलता है हमें, गैलेक्टोज यहाँ मिलता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, पॉलीसैकेराइड्स की। किसकी बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स की। एक बात बताओ, जो वर्ड हम यहाँ सैकेराइड वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, किस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैकेराइड्स का। तो सैकेराइड्स वर्ड का मतलब क्या होता है हमारे पास, स्वीट इन टेस्ट। क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट मतलब होता है, यानी कि मीठा जो होता है। इसीलिए हमने ग्रीक वर्ड से सैक्रोन वर्ड से ये लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, मीठा, स्वीट इन टेस्ट। इसीलिए वर्ड यहाँ लगाया हमने, सैकेराइड्स वर्ड यहाँ इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे पास जनरली ये सैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड, ये सभी का अगर टेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ये स्वीट होते हैं। जैसे सुक्रोज की बात करें, गन्ना जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होता है, वो मीठा ही तो होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉलीसैकेराइड की। तो पॉली वर्ड से हमें पहले पता था, पॉली वर्ड से मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको अगर हम क्या करें, पानी में डालें, जिनको हम क्या करें, पानी में डालें, तो वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें मिलती है ना। जैसे मैं बात कर सकता हूं, हमारे पास क्या है, पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल क्या है हमारे पास, स्टार्च, ठीक है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये क्या हमारे पास एग्जांपल है। और अभी मैंने एग्जांपल बताया था आपको क्या, कि जो स्टार्च होता है, जैसे स्टार्च का जो हमारे पास स्टार्च किसकी फॉर्म में होता है, पहले पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है आपके पास, ग्लूकोज 6,6H12O6, है ना। और इसको अगर मैं किस में डालता हूँ, पानी में डालता हूँ, तो हमें क्या मिल जाता है, N टाइम्स 6,6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। और ये N के वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास, अभी बात की थी हमने, ये 500 to 700 हमारे पास हो सकती है, यूनिट्स मिल सकती है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, सेलुलोज होता है, ऐसे ही ग्लाइकोजन होता है। जो स्टार्च होता है वो हमें किसमें मिलता है, प्लांट सेल के अंदर मिलता है। सेलुलोज में क्या मिलता है, प्लांट सेल के अंदर मिलता है। और जो ग्लाइकोजन होता है वो किसके अंदर मिलता है, हमारी एनिमल बॉडी के अंदर मिलता है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं, प्लांट सिस्टम में, और ये कहाँ मिलता है आपको, एनिमल बॉडी के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, जनरल एक क्लासिफिकेशन थी किसकी,
कार्बोहाइड्रेट्स की डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोलिसिस। और जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है हमने उनको भी क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। तो उनकी भी हम बात यहां कर लेते हैं। Now classification of monosaccharides on the basis of number of carbon atom and functional group, कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कैसा लगा हुआ है और कितने कार्बन एटम है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रखा है हमने मोनोसैकराइड्स को क्लासिफाई कर रखा है। हमने एक टेबल यहां बनाई है। फर्स्ट कॉलम क्या हमारे पास कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम होंगे। सेकेंड कॉलम इज जनरल टर्म, जो जनरल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं मोनोसैकराइड के लिए वो सभी के लिए कॉमन रहेगी। थर्ड वन इज फॉर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और इट विल बी केटोन, कि कैसा फंक्शनल ग्रुप उस मोनोसैकराइड के अंदर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है उसकी क्लासिफिकेशन को यहाँ स्टडी। लेट्स सपोज हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, तो उसके लिए हम क्या जनरल टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राईओस। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राईओस। और अगर हमारे पास एल्डिहाइड उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो आगे वर्ड क्या लगा देंगे हम, जस्ट एल्डो वर्ड लगा देंगे। क्या वर्ड लगाएंगे, एल्डो वर्ड लगाएंगे और पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास एल्डो ट्राईओस। अगर उसके अंदर कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या लगा देंगे, कीटो वर्ड आगे लगा देंगे और बोलेंगे कीटो ट्राईओस। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 है, और 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, टेट्रोस। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, टेट्रोस। और एल्डिहाइड अगर हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्डो टेट्रोस। क्या लिखेंगे, एल्डो टेट्रोस लिखेंगे। और कीटो ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, कीटो टेट्रोस। क्या लिखेंगे, कीटो टेट्रोस। ऐसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, तो उस टाइम पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम, पेंटोस। क्या बोलते हैं, 5 अगर कार्बन एटम है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, वर्ड पेंटोस इस्तेमाल करेंगे। और यहां क्या लिखेंगे, एल्डो पेंटोस। क्या बोलेंगे, एल्डो पेंटोस। और ऐसे ही अगर हमारे पास कीटो ग्रुप है तो क्या बोलेंगे इसको, कीटो पेंटोस। क्या बोलेंगे इसको, कीटो पेंटोस बोलेंगे। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हेक्सोस। क्या लगाएंगे, हेक्सोस। और लिखेंगे क्या, एल्डो हेक्सोस लिखेंगे। और कीटो है तो कीटो हेक्सोस लिखेंगे। तो अब आपको अच्छे से पता है, जो हम ग्लूकोज की बात बोल रहे थे, एग्जांपल भी दिया था, हमने बोला था कि ग्लूकोज के अंदर कैसा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं ग्लूकोज के अंदर, 6 होते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्डो हेक्सोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एल्डो हेक्सोस बोलते हैं। जो फ्रक्टोज होता है हमारे पास, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीटो हेक्सोस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोस बोलेंगे। तो इस तरह से क्या कर रखी है हमने यहाँ क्लासिफिकेशन को समझा है किसकी, मोनोसैकराइड्स की। और जो पेपर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आने वाला है प्यारे बच्चों, वो कौन सा है, ग्लूकोज। वो कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर से खूब सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और हमारे सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और हमारे नीट एग्जाम्स के अंदर भी यहाँ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ग्लूकोज का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसकी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल हुआ जिससे आपने चेक किया कि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, आपको कैसे पता चला कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर क्या है, 6 कार्बन एटम लंबाई में जुड़े हुए हैं, ब्रांचिंग नहीं है, या फिर उसके अंदर क्या है, जो ग्रुप्स हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो कितने लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं, उनकी प्रेडिक्शन क्या है। ये सब हमारा किसका काम रहता है, आईआईटी जेईई का, और नीट के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। तो सभी को पता है जो ग्लूकोज है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना है, C6H12O6। एग्री। और ग्लूकोज को अभी किसका एग्जांपल बताया था हमने, मोनोसैकराइड्स का एग्जांपल बताया था। और मोनोसैकराइड की जब हमने क्या पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो जो ग्लूकोज है उसके अंदर कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हमने क्या बोला था, एल्डो हेक्सोस बोला था। तो यही क्या लिख रखा हमने यहाँ पर, ये क्या है, एल्डो हेक्सोस है। आगे लिख रखा है ये कैसी शुगर है,
डेक्सट्रोज शुगर है, ऐसी शुगर है डेक्सट्रोज। जो डेक्सट्रोज वर्ड है वो कहां से लेके आए हैं हम? डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेके आए हैं। कहां से लेके आए हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी से। कि जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, और जब हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं तो वो कैसी डायरेक्शन में होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है उनको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। और शो कैसे करते हैं हम? ब्रैकेट में कैसा सिंबल लगाते हैं? प्लस का सिंबल लगाते हैं। जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए ग्लूकोज को क्या बोला है? डेक्सट्रोज शुगर बोला है, या हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। जो ग्लूकोज होता है उसको प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम कर सकते हैं किससे? सुक्रोज मॉलिक्यूल से कर सकते हैं, और दूसरा कहां से कर सकते हैं? स्टार्च से कर सकते हैं। अगर सुक्रोज में ये जो फॉर्मूला है, सुक्रोज बोल लीजिए इसको, या फिर आप क्या कह सकते हैं? केन शुगर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? केन शुगर, जो आपका गन्ना होता है। ठीक है, उसमें अगर क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं। नॉर्मली उसको क्या कर देते हैं? हीट अप कर देते हैं। तो हमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक मॉलिक्यूल तो क्या होता है हमारे पास? ग्लूकोज का होता है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो किसका होता है? फ्रक्टोज का होता है। अब हम कैसे पहचान करेंगे कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है? तो उसके लिए क्या होती है? टेस्टिंग होती है, और उसकी हेल्प से पता लगाया जाता है कि यहाँ मॉलिक्यूल कैसा मिला है हमें? एक ग्लूकोज मिला है, फ्रक्टोज। क्योंकि आप दोनों का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, वो दोनों का क्या होता है? सेम होता है। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? इनका डिफरेंट होता है। जो हमारा ग्लूकोज है उसके अंदर क्या होता है? हमने नाम दिया उसको एल्डोहेक्सोज, और जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है उसमें क्या होता है? कीटोहेक्सोज। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों के क्या है? डिफरेंट है। जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो हमारे पास क्या है? फ्रॉम स्टार्च। हम क्या करते हैं? स्टार्च से प्रिपेयर करते हैं। स्टार्च से कैसे प्रिपेयर करेंगे? ये हमारे पास क्या? पॉलीमेरिक फॉर्म है। क्या हमारे पास है? पॉलीमेरिक फॉर्म है किसकी? स्टार्च की। और अगर हम टेम्परेचर कितना ले लेते हैं? लगभग 2 से 3 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रखते हैं, और 373 कैलोरी यानी कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक इस स्टार्च को अगर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एन टाइम हमने वाटर मॉलिक्यूल लिए तो हमें क्या मिलेगा? हमें एन टाइम्स क्या मिलेगी? C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे एन टाइम्स। और एन टाइम्स का मतलब क्या है? हमारे पास जो ये पॉलीमर होते हैं, जनरली पॉलीमर्स क्या होते हैं? हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। उनका साइज क्या होता है? काफी बड़ा होता है। उनका मोलिकुलर मास क्या होता है? काफी बड़ा होता है। उनमें बहुत सारी यूनिट्स क्या होती हैं? ग्लूकोज की आपस में जुड़ी हुई है। चेन बन के क्या है? लंबी आपकी पूरी बड़ी चेन यहाँ तैयार हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के अंदर क्या होता है? डब्बे जुड़े होते हैं, और बीच में से एक एक डब्बे को अगर काट देते तो एक जैसे लगते हैं ना वो डब्बे। तो ऐसे ही वो जो डब्बे हैं वो इस क्या स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर वो किसके डब्बे हैं? वो ग्लूकोज के। वो आपस में जुड़े हुए हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया? 2 to 3 एटमॉस्फेयर और वाटर मॉलिक्यूल डाल के उसको 100 डिग्री तक हीट किया, तो वो डब्बे क्या हो चुके हैं? बीच में से टूट चुके हैं। अब अलग अलग यूनिट हमें क्या हो चुकी है? मिल चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो कैसा स्ट्रक्चर है उसकी बात एक बार यहाँ कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम क्या करेंगे? उसके अंदर स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हमें मिलता कैसे है। ठीक है, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास वो कैसा मिलता है? CHO then carbon then carbon carbon then carbon। नंबर लीजिए 1 2 3 4 5 and 6। जो फर्स्ट कार्बन है उसमें क्या हमारे पास? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। फर्स्ट कार्बन में क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, और जो लास्ट हमारे पास 6 कार्बन है उसमें क्या है? CH2OH लगा हुआ। उसमें क्या लगा हुआ है? CH2OH लगा हुआ है। उसके बाद बस आपको ध्यान रखने की जरूरत क्या है? जो थर्ड कार्बन होता है हमारे पास उसमें OH कहां लगा होता है? लेफ्ट में लगा होता है। कहां लगा होता है? लेफ्ट में। बाकी सभी में OH कहां लगा होता है? राइट में लगा होता है। बाकी क्या है? H है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मैंने लिख दिया C6। उसके बाद क्या होता है? H गिनने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12 है ना। और उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 O6। तो इस तरह से क्या करा है हमने? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यहाँ लिखा है। कुछ खास बातें भी है इसकी। एक एल्डिहाइडिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है,
साथ ही साथ आप देख रहे हैं OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप और OH ग्रुप। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पॉलीहाइड्रोक्सी बोला जाता है। ठीक है, और जो इसको नाम दिया गया है वो कैसा दिया गया है इसको, अगर जो हमारे पास में ग्रुप्स आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको, डी ग्लूकोज बोलते हैं। डी ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, जो लास्ट हमारे पास क्या होता है, काइरल कार्बन होता है, लास्ट काइरल कार्बन होता है, उसमें हम क्या देखते हैं, OH की पोजीशन को देखते हैं। अगर OH हमारा क्या है, राइट में है, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, डी ग्लूकोज बोल देते हैं। अगर हमारे पास OH क्या है, लेफ्ट में है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एल ग्लूकोज बोल देते हैं। मैं एक एग्जांपल को देता हूं जिससे आपको क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा डी और एल का कंसेप्ट क्या है। लेट सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, यू लिखा हुआ है मैंने OH और यहाँ लिखा हुआ है CHO, और यहाँ मेरे पास क्या है CH2OH, और यहाँ है मेरे पास H। ठीक है, तो अब ये OH कहाँ लगा हुआ है, जो हमारे पास यहाँ कार्बन है, लास्ट काइरल कार्बन है, उसमें कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट में लगा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्फोन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एल्फोन। और मैं इसको ऐसे लिख देता, तो अब कहां पर है हमारे पास OH, राइट में। तो इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, डी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डी फॉर्म बोलते हैं। अब हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पर एक वर्ड, काइरल कार्बन। काइरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चारों जो ग्रुप लगे होते हैं वो डिफरेंट लगे होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ ये कार्बन है, इसमें ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है और डी ग्रुप है। तो ये कार्बन कैसा है, काइरल कार्बन है। चारों के चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, हम काइरल कार्बन बोलते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। और भी हमारे पास तरीके हैं जिससे क्या करते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी जो कंपाउंड्स उनको चेक कर सकते हैं। जैसे हम मिरर लगा सकते हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, मिरर लगा के भी चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उस तरीके से भी चेक हो सकती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेशन करेंगे ग्लूकोज की, जो क्या रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए इतना ही।